गुड इवनिंग बच्चा लोगों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, गुड्डू, प्रियंका, ईशा, छवि, समा मलिक, दीपिका शर्मा, मिता शर्मा, ईशा साहू, सोना भारती, शिवांगी गिरी, फूलमती कुमारी, अनीता रानी, आंसू मोगा, कल्पना, अन्नू यादव, शिवानी यादव, निशा वैरवा, प्रशांत कुमार, आजमी मलिक, विजय कुशवाहा, नगमा हुडा, राजपूत आरती सिंह, नीतीश चौधरी। आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। आज ना बड़ा हिंदू के युग में, यानी जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं आज, इसमें बड़ा मजेदार है। आप जरा देखिए एक बार कि हिंदू का युग कैसा है। तो हिंदू का युग यानी पहला टॉपिक जो हम आज द हिंदू का करेंगे, वो तो मानते हैं कि मजेदार है, यानी आपको कुछ सिखा पाऊंगा। और अभी तक यह विषय कभी बहुत डीपली डिस्कस नहीं हुआ, और मुझे लगता है क्योंकि हिंदुस्तान में फ्रीबीज की राजनीति बहुत विस्तार पूर्वक संपूर्ण देश में अपना स्थान ग्रहण कर रही है, मतदाताओं को, वोटर्स को लुभाने के लिए। जैसे दिल्ली का इलेक्शन है, आप देख सकते हैं कि क्या नहीं है, यानी महिला वोटर्स को रिझाने के लिए बीजेपी ने कहा हम 2500 देंगे, कांग्रेस ने कहा 2500, आम आदमी 2100, 2100। फिर आता है बीजेपी का घोषणा पत्र, कहती है हम गैस सिलेंडर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और इसी प्रकार से बाढ़ लगी हुई है। अभी पीछे महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म हुआ, उसमें भी लाडली बहन जो योजना थी उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखा गया, यानी। और ये केवल एक दो राज्य की नहीं, ये तो मैं हाल फिलहाल की चर्चा आपके सामने रख रहा हूं। पूरे देश में इस प्रकार की फ्रीबीज की लाइन लगी हुई है, बिजली फ्री, पानी फ्री, इतने यूनिट फ्री, इतने यूनिट फ्री। तो आज इस विषय को लेकर के एक चर्चा हुई है द हिंदू के एडिटोरियल में, कल्याणकारी राजनीति वोटों में कैसे तब्दील होती है। कल्याणकारी राजनीति यानी ये जो फ्रीबीज है, स्वाभाविक है, अगर राज्य में कोई भी सत्ता, चाहे चुनाव के समय या उसके पहले, अगर बीकर सेक्शन के लिए कुछ अनाउंस करती है और उनको प्रदान करती है, तो स्वाभाविक रूप से यह वेलफेयर पॉलिटिक्स है। और इस वेलफेयर पॉलिटिक्स को संविधान ने गारंटी दी हुई। ठप्पा लगाया हुआ कि बच्चों, ठप्पा लगा है कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा हुआ, ठप्पा लगा हुआ। और वो ठप्पा क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि भाई जो बीकर सेक्शन उनकी मदद करिए, और ये योजनाएं उनकी स्वाभाविक रूप से मदद करती। इसी विषय पर आज चर्चा कि वोटों में कैसे तब्दील होती है। यानी ऑब्वियस है, जब आप लोगों को सहायता देते हैं तो जनता आपको बदले में चुनाव के समय वोट देती है। तो ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक ऐसी चीज इस समय चर्चा में है, यानी वेलफेयर स्कीम्स, फ्रीबीज, और जिसके कारण से इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन पॉलिटी पर एक इंपैक्ट। तो जीएस पेपर 2, अभी तक कभी ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं, लेकिन मैंने आज बनाया है कि जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में भी इस विषय पर, फ्रीबीज को जोड़ करके इंडियन राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाए। आपको भी अंदर से लगेगा कि हां सर, पूछा जा सकता है। एक बात। दूसरी बात यह कि मेरे इस टॉपिक को यहां लगाने के पीछे ये नहीं कि हिंदू का एडिटोरियल है तो मुझे लगाना है, जबरदस्ती नहीं। जो दूसरा तर्क है मेरे पास, अगर आप 2019-20 का, अभी मैं हल्का सा मिस कर रहा हूं, 19-20 में है, किसी एक साल में एक प्रश्न पूछा था कि भारत में राजनीतिक पार्टी प्रणाली अंतर विरोधों से ग्रस्त है। यानी इंडिया का जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, यानी बीजेपी, कांग्रेस, इस प्रकार के जितने भी दल हैं, उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। ये क्यों पूछा गया था? क्योंकि उस समय आप देखोगे दल बदल खूब हो रहे थे, और जो गठबंधन बन रहे थे चुनाव के समय, अगर 19 की बात करें या उसके पहले की बात करें, तो विभिन्न प्रकार के विचार रखने वाली पार्टियां जो परस्पर विरोधी विचार रखती हैं, वो सब एक दूसरे के साथ सत्ता के लिए जुड़ रही थी। तो यही प्रश्न आपसे पूछा कि वर्तमान में राजनीतिक पार्टी प्रणाली अंतर विरोधों से ग्रस्त है। तो मैंने एक दो पॉइंट बताया, बाकी इसमें अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब मैं एडिटोरियल सुबह पढ़ रहा था, तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक किया, यार वो क्वेश्चन भी तो किसी ने एज्यूम नहीं किया था कभी आएगा, आ गया। तो ये क्वेश्चन भी अभी तक एज्यूम नहीं है कि आएगा।
चलो मैं अज्यूम करता हूं, क्या पता 25 वाले बच्चों के हाथ में एक लड्डू आ जाए जिनका भी प्रीलिम्स निकले। और इस समय पूरे देश में इस पर एक डिबेट भी होनी चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो आज हम और आप बहुत अच्छी डिबेट इस पे करने जा रहे हैं। एक हास्य व्यंग वाली कविता भी इस पे आपके सामने रखने जा रहा हूं फ्रीबीज पे, जिसको हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 यानी इंडियन पॉलिटिक्स, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स। आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स में, हम कहेंगे यस, ये जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है, ये जो फ्रीबीज है, क्या इससे, जैसा कि एक सामान्य जनरल फेनोमिना बना हुआ है कि भाई इससे केवल राजकोष पर भार पड़ता है। जरा मेरे बच्चों यहां पर पकड़िएगा, इससे क्या होता है, राजकोष पर एक भार पड़ता है, जीडीपी पर, स्टेट की जीडीपी पर एक भार पड़ता है और इससे नुकसान होता है। तो क्या एक्चुअल में इससे नुकसान होता है या इसके कुछ एडवांटेज ऐसे हैं जो इस नुकसान को भी, एक सत्य, एक पॉजिटिव रुख प्रदान करते हैं। सत्य मैंने कहा, उसके पीछे रीजन अभी आगे डिस्कशन में आपको बताऊंगा। तो अब जैसे भारत ने लिखा सर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जय हो गुजरात ठीक है, तो यानी ऑब्वियस है। लेकिन ये जो कंज्यूमर जिसके हाथ में कुछ सेविंग होती है, तो वो कुछ करता है ना। क्या करता है मेरे बच्चों, वो क्या करता है, वो इस जो उसको मिलता है, जैसे महिलाओं को 2100 रुपया मिला तो महिलाएं अपने पास तो नहीं रखेंगी, उस 2100 से मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हर एक फ्रीबीज का एक इंपैक्ट है। जैसे 200 यूनिट अगर फ्री है तो आलोचना करने के लिए तो ठीक है कि इससे राजकोष पर भार बढ़ेगा, लेकिन जो 200 यूनिट का पैसा उस बीकर सेक्शन का बचेगा, क्या वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में नहीं जाएगा? जो पैसा बचेगा वो अपने घर परिवार के बच्चों की एजुकेशन में वो लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हर एक इंसान लगाता है, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो मेरा कहने का मतलब है कि फ्रीबीज का अपने एक इकोनॉमिक्स होता है। इस पर कभी मुझे बोलने का मौका मिले तो शायद मैं 2-4 घंटे ऐसे बोलता चला जाऊं, और आप सबको भी ये बात 100% पता है कि आदमी बोलता चला जाएगा 2-4-6 घंटे 8 घंटे फ्रीबीज पर मैं ऐसे बोल सकता हूं। तो इसका एक नया एंगल लेंगे, आपसे हम बातचीत करेंगे जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिहाज से भी। आप याद करिए, एक प्रश्न पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा 2018-19 में जीएस पेपर 2 में आपसे पूछा था, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि हाल के समय में सरकार का सोशल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। जीएस पेपर 2 गरीबी और भूख में याद आया, हाल के समय में सरकार ने, यानी उसकी मैं थीम बता रहा हूं कि हाल के समय में सरकार का सोशल एक्सपेंडिचर, सामाजिक व्यय यानी हेल्थ एजुकेशन पर सरकार ने पैसा कम खर्च किया है, जिसके कारण से लोगों का अपनी पॉकेट से इन दोनों पर खर्च ज्यादा हो रहा है। परिणामतः गरीबी और भूखमरी और बढ़ी है। यानी अगर हेल्थ पर, एजुकेशन पर, न्यूट्रिशन पर गवर्नमेंट खर्चा करे तो लोगों के पास वो पैसा बचेगा, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो वो पैसा वो अपनी फैमिली, अपनी जनरेशन के वेलबींग में लगाएंगे और प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन को तोड़ेंगे। ये प्रश्न याद आ रहा है बच्चों? प्लीज चेक करिएगा जीएस पेपर 2 में। तो ये टॉपिक बनाने के पीछे मेरे दिमाग में बड़े पॉइंट, सुबह सुबह जब इसको पढ़ रहा था तो कौंध रहे थे, बहुत से पॉइंट आ रहे थे। ए से इंडियन डेमोक्रेसी, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है? तो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स तो है, लेकिन ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स क्या सबसे बेहतर विकल्प है? विकल्प तो है कि आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, लेकिन क्या उनमें से सबको सही होना सही होगा? यानी क्या सब सही हो सकते? नहीं, इससे बेहतर भी विकल्प हो सकता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। आप देख सकते हैं किसी भी राज्य में
पॉलिटिशियंस वो विचार नहीं रख रहे हैं कि हम आपके प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को कैसे तोड़ेंगे। कहीं पर भी यह नहीं कहा जा रहा है कि हम आपके परिवार के 5 मेंबर हैं तो 3 मेंबर को स्किल के साथ कैसे जोड़ेंगे। तो ये एक विषय बड़ा अच्छा है, इथिक्स ऑब्वियस है। क्या ये राजनीतिक रूप से नैतिक कदम है? फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, इस पर भी चर्चा, और इंटरव्यू का इस पर एक विशेष मैंने कंटेंट तैयार किया है अपने दोनों बच्चों के लिए, राज और हर्षिता के लिए। बाकी और भी बच्चों को इससे फायदा होगा, क्योंकि अब इन लोगों का इंटरव्यू है। 5 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन है। जैसे इन लोगों का इंटरव्यू होगा, चाहे पहले हो 5 के, चाहे 5 के बाद हो, स्वाभाविक रूप से संभावना है कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स के ऊपर उनसे प्रश्न पूछा जाए। तो इसलिए इसको मैंने इंटरव्यू के लिए भी बना दिया। फिर उसके बाद आता है आईएमईसी को प्राथमिकता देना अमेरिका के सर्वोत्तम हित में है। ऑलरेडी डिस्कस्ड आईएमईसी को मैंने कई बारी डिस्कस कर दिया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसमें चूंकि कल ट्रंप ने शपथ ली, आज अमेरिका का एक एंगल दिया गया है, तो अमेरिका का एंगल बस 2-3 पॉइंट बता दूंगा। आईएमसी आप लोगों को पता है, अमेरिका का एंगल एक पॉइंट जैसे आपके दिमाग में रखूंगी भाई। अमेरिका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्लान है, स्वाभाविक रूप से उसका काउंटर अपने दिमाग में रखता है, अपनी डिप्लोमेसी में रखता है, अपनी स्ट्रेटेजिक जो भी अलायंस वो करता है उसमें रखता है। तो स्वाभाविक रूप से आईएमईसी चाइना को काउंटर करने की दृष्टि से लोकतांत्रिक देशों के साथ अमेरिका अपना जुड़ाव सुनिश्चित करेगा, और स्वाभाविक रूप से यह उसके हित में है। तो पहली चीज यही होगी। बाकी कुछ पॉइंट और बता दूंगा, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। 1-2 पॉइंट मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, जैसा मैंने एक डाल दिया। फिर इसके बाद आता है यूजीसी नियम या राज्य विश्वविद्यालय कानून, ये मैं आपको करा चुका हूं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर देखिए यूजीसी मसौदा में क्या, ये भी आपको मैं करा चुका हूं, यानी यूजीसी वाला पूरा मुद्दा मैं क्लियर कर चुका हूं। बच्चों कमेंट करते चलिएगा। फिर इसके बाद आता है कि व्यायाम करने से हमारे न्यूरॉन्स कैसे बढ़ते हैं। तो नॉट इंपॉर्टेंट, वो आपके पास आइडिया है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में आज यानी 1965 का युद्ध भारत और पाकिस्तान का, और ऑपरेशन जिब्राल्टर की कहानी। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या, प्रीलिम्स के लिए बस, वो भी पूछा नहीं जाएगा बट करा दे रहा हूं। दिल्ली चुनाव कैसे जुग्गी पुनर्वास एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया, यानी कि जुग्गी की जगह मकान। ये टॉपिक मैं आपके साथ डीपली डिस्कस करने जा रहा हूं, और आज इसको बनाया है मैंने एक नए ढंग से, और आप सबसे सुनना चाहूंगा कि सर ये पीपीटी आपने बनाई? मैंने बनाई है। यानी अभी तक कंटेंट तो मैं बनाता हूं, लेकिन आज मैंने पीपीटी भी बनाई है। जैसे बिहार पीसीएस के लिए और यूपी पीसीएस के लिए आईआर वाली पीपीटी मैंने ही बनाई थी। आप लोग एक बार बताना कि सर आपने अच्छी पीपीटी बनाई, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पीपीटी बनाना भी मुझे आ गया। और एक बार आप लोग बताना कि सर आप बनाए अच्छा कि नहीं, यानी प्रेजेंटेशन केवल देखना, तो ये भी अच्छा है, ठीक है ना, इससे अलग है, ठीक है। नहीं, ये मैंने नहीं बनाई, ये तो जो हमारी टीम बनाती है वही। अभी अलग से वो डाउनलोड कराऊंगा, तो थोड़ा सा मैंने बनाई है, तो अभी मैं इस फॉर्मेट में उसको नहीं ला पा रहा हूं, तो मैंने पीडीएफ बना लिया है, तो अभी आपको उसी से पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक। जीएस पेपर 1, 2, 3 और ए से तीनों के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे समावेशी विकास, अगर हम जुग्गी की जगह मकान लाए। जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की चुनौतियां, स्वाभाविक वहां आएगा ही आएगा। जीएस पेपर 2 वल्नरेबल सेक्शन, यानी जनसंख्या के संवेदनशील वर्ग, सिलेबस का पार्ट बताने की जरूरत है। इनफैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें भी बेहतर शहरीकरण एक पार्ट है। और ये आप देख सकते हैं लगातार यही चल रहा, रुपए में गिरावट, ये सब भी हम लोग बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं। और रुपए में डिस्कस मतलब गिरावट हो या कुछ भी हो, जब अभी हम इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी से, मैं फिर कह रहा हूं आधारशिला में प्लीज एडमिशन ले लीजिएगा, 2-2.5 हजार में ही एडमिशन मिल रहे हैं। उसके पीछे रीजन है इकोनॉमिक सर्वे। हम 999 यानी अगर आपको पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, 999 रुपए प्लस जीएसटी में दे रहे हैं, तो महंगा पड़ जाएगा।
याद रखेगा। और 27 से ये ऑफर आ जाएगा, 27 25 26 27 यानी रिपब्लिक डे, तो उसके पहले ही आप ले लीजिए। तो आधारशिला समझिए आपको फ्री में मिल रहा है, उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे। नहीं तो फिर बाद में होगा कि सर ये महंगा है, हमने ये लिया, हमने वो लिया। इकोनॉमिक सर्वे आपको मेरा 1 महीने का सेशन, नॉट 1 दिन 2 दिन, यानी पूरा इकोनॉमिक्स रेगुलर क्लास, नॉट की केवल, यानी इकोनॉमिक सर्वे और बेसिक दोनों। और तब हम रुपए वगैरह पर जो वहां वर्डिक्ट देंगे, मतलब इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे वही आपको क्वेश्चन में टिक करना, यानी इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसकी नींव तैयार करेगा। ये आपको दिमाग में रखना। बजट से कुछ आता नहीं, एक आध दो क्वेश्चन आ गया तो बहुत है। तो इकोनॉमिक सर्वे। फिर आता है डाउन टू अर्थ में, जलवायु परिवर्तन के कारण वोरियल वनों में बुनियादी बदलाव हो रहे हैं। तो जो बोरियल फॉरेस्ट है इसके बारे में प्रीलिम्स का क्वेश्चन तैयार कर दिया गया भाई, क्योंकि और फिर उसके बाद केरल तट पर अपतटीय रेत खनन शुरू करने के केंद्र के फैसले से राज्य सरकार और पर्यावरणविद नाराज। अपतटीय रेत खनन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑफशोर सैंड माइनिंग क्या है, उसके साथ जुड़े हुए बहुत से पहलू। आई थिंक कि आप इसको बेहतर ढंग से समझ गए। पहला टॉपिक आता है कल्याणकारी राजनीति वोटों में कैसे तब्दील हो रही। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बच्चों। आइए यहां से चलते हैं आगे की तरफ, अपनी कहानी बढ़ाते। कल्याणकारी राजनीति वोटों में कैसे तब्दील होती है। कल्याणकारी राजनीति स्वाभाविक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, यानी एक आदर्श है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं तो वह वीकर सेक्शन के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है उसका इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में हो रहा है। यानी चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार की घोषणाएं प्रत्येक राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में करते हैं। तो यह स्थिति क्या सही है और क्या सही नहीं है? सही है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर मेरे किसी भी कॉन्सेप्ट से आपको तकलीफ हो तो एक बार रिक्वेस्ट है कि 11th क्लास की इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी जो भारत सरकार की तरफ से लिखवाई जाती है उसमें पढ़ लीजिएगा। धर्म को लेकर के भी वोट बैंक की राजनीति बुरी नहीं है, उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाना पड़ता है और जनता को अपने विजन, अपने मिशन, अपने प्लान से अपने साथ जोड़ना पड़ता है। तो स्वाभाविक है उनका ऐसा वादा करना कहीं से भी बुरा नहीं है। लोकतंत्र की यह आवश्यकता है, यह लिख लीजिएगा। क्योंकि अमूमन क्या होता है, आलोचना स्टार्ट हो जाती, फ्रीबीज फ्रीबीज फ्रीबीज। फ्रीबीज की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन तब जब राज्य घाटे में हो और इस प्रकार का वादा करे और वह उसे पूरा कर पाने की स्थिति में ना हो, देन वो चुनावी स्टंट कहा जाएगा। लेकिन वोट बैंक की राजनीति लोकतंत्र में एक आवश्यकता है। ऐसे में धर्म या जाति को लेकर के अगर कोई भी राजनीतिक दल संविधान के आदर्शों के अनुरूप यह कहता है कि हम इस धर्म के लिए, इस जाति के लिए, जैसा अभी दिल्ली में भी कहा गया कि भाई हम गुरुद्वारे में जो लोग प्रबंध करते हैं धर्म का उनको इतने हजार देंगे, या हम किसी अन्य मंदिर वाले को इतना देंगे और किसी अन्य धर्म वाले को इतना देंगे, या जाति के आधार पर कि हम जो दलित महिला या बच्चे हैं उनको कोचिंग के लिए इतने पैसे देंगे। तो ये सब वैलिड राजनीति का आधार है, ये सब वैध राजनीति है, यह ध्यान रखिएगा। क्यों? मेरे कहने से नहीं। मेरे बच्चों, अगर आप डेमोक्रेसी को डीपली जाकर के पढ़ेंगे तो डेमोक्रेसी की जो थीम है वो 3 प्रिंसिपल पर चलती है, 3 सिद्धांतों पर चलती है, जिसमें से एक सिद्धांत है उपयोगितावादी सिद्धांत, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी राजनीति का लक्ष्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो एक ही मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से संचालित होती है। और वोट
हर एक दल को चाहिए। ऐसे में अपने वोटर्स को लुभाने के लिए या सभी वोटर्स को लुभाने के लिए जो लुभावनी योजनाएं होती हैं वो गलत नहीं है। वो गलत तब होती हैं, एनसीईआरटी में लिखा पढ़िएगा, वो गलत तब होती हैं जब हम किए गए वादों को पूरा नहीं करते। तो मैं जो लब्बो लुआब है वो इतना ही आपको बताना चाह रहा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब बाकी इन्होंने क्या लिखा है आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैंने बोला बस आपको यही कि लोकतांत्रिक राजनीति में कल्याणकारी दावे या वाजिब है और ऐसा होना चाहिए, नहीं तो हम वोटर्स को कैसे लुभा पाएंगे। गलत कहां होती है जब हम किए गए वादों को पूरा नहीं करते और केवल चुनाव के समय उसका इस्तेमाल करते। पॉइंट इज क्लियर बेटा। इसके पहले आप सबके दिमाग में यह पॉइंट जरूर रहा होगा कि यार देखो, सुनने के लिए नहीं, सुनील अभिव्यक्ति जो बोलते हैं आपको कॉपी में लिखना है। ये वैलिड पॉइंट्स हैं, इसको आपको कॉपी में लिख देना है। अब जैसे मान लीजिए अगर ये चीज मैंने डिस्कस ना किया होता और एक यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, आपने फ्री बीज को पकड़ा और फ्री बीज की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी। फ्री बीज फ्री बीज फ्री बीज फ्री बीज, तो क्या होता अगर एग्जामिनर स्वाभाविक रूप से कैलकुलेट करता, तो फिर आप समस्या में आते। जैसे छवि कह रही कि क्लियर है सर, पहले ये नेगेटिव लगता था। नहीं, नेगेटिव तब होता है जब हम किए गए वादों को पूरा नहीं करते। और दूसरा नेगेटिव आप प्रश्न उठा सकते हैं समय पर। इस प्रकार की योजनाएं प्रारंभ से ही चलनी चाहिए, ना कि केवल चुनाव के समय। और अगर चलाई गई हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। यानी अगर आपने वादा किया तो आपको देना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वादा किया लेकिन नहीं दिया, अगर आपने किया है तो मिलना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, कितना पॉजिटिव है ये, इसको जरा देखिएगा। ये जीडीपी पर क्या बोझ बनेगा? कोई बोझ नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को जारी, कोई बोझ बन रहा है क्या जी? आप स्वयं विचार कीजिए। ये जो 2100 या 2500 जो भी कहा जा रहा है, इसका भी अपना एक सोशल इंपैक्ट है। अगर महिलाओं को इतना पैसा दिया जा रहा है, आप स्वयं सोचे, महिलाएं ये प्लस कुछ अन्य स्कीम मिला करके अगर उनके पास कुछ पैसे आते हैं, तो मेरे बच्चों, एक निबंध पूछा था 2012 में, घर की संभाल और कामकाज, क्या महिलाएं न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही? मैं तो बड़ा खुश होता हूं ऐसी स्कीम आने पर। और ये नहीं कि मैं इमोशनल नहीं हूं, अपनी कॉपी में जो मुझे लिखवाना होता है वो मैं सारे पॉइंट बोलता हूं, वो यूट्यूब पर दिखाने के लिए नहीं। मेरे बच्चे, ये जो 2500 रुपए इनको मिलेगा, तो घर की संभाल, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जिन्हें हम होम मेकर कहते हैं, स्वाभाविक रूप से वो इतना काम करते, उन्हें क्या मिलता है? और अगर ये वो महिलाएं जो जॉब में, उनको तो ये नहीं मिलने वाला। तो ये महिलाएं अगर 2500 पाएंगी तो कम से कम हम सोशल जस्टिस का एक पायदान, अगर सोशल जस्टिस 10वें पायदान पर है तो इस 2500 के द्वारा या 2100 के द्वारा हम एक पायदान पर तो अपना पैर रख ही देंगे। सोशल जस्टिस और स्वाभाविक है वुमेन इंपावरमेंट इसके साथ जुड़ा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 2500 रुपए हर महीने, 2100 रुपए हर महीने एक महिला को अपनी अगली जनरेशन को व्यवस्थित करने के लिए ट्यूशन की फीस हो सकती। एक महिला को 25 रुपए अपनी कोई भी पर्सनल नीड पूरा करने के लिए 2500 हो सकते हैं। और कमजोर वर्गों के लिए तो 2500, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अमाउंट है, लेकिन फिर भी जहां कुछ नहीं वहां बहुत अमाउंट है। उनका न्यूट्रिशन अच्छा हो सकता है। घर में दूध का एक पैकेट आता था, दूसरा पैकेट भी आ सकता है। तो ये बड़ा गहरा विषय है, इसीलिए मैंने कहा फ्रीबीज पर तो मुझसे कोई कितना भी बुलवाए। और इसके पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव में भी मैंने आपको बताया। जब स्टेट की जीडीपी पर ऑलरेडी बर्डन हो, यानी टैक्स, सॉरी, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा हो जैसे पंजाब का, और फिर हम वादा करें, तो जब जीडीपी पहले से ही कर्जे से चल रही है, इकोनॉमी पहले से ही कर्जे से चल रही है, तो फिर स्वाभाविक रूप से आप क्यों ऐसा वादा कर रहे हैं जो पूरा ना हो पाए? देन वो वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। सब बच्चे एक बार मुझे बताएं, क्योंकि एडिटोरियल में क्या लिखा उससे मैटर नहीं।
अब एक बार आप सबसे सुनना चाहता हूं, एकदम से पिक्चर क्लियर हो गई है कि कल्याणकारी राजनीति में फ्रीबीज की क्या भूमिका है। 100% बच्चे, पॉइंट इज क्लियर। और ये आपको कॉपी में लिखना है, मैं ऐसे कोई पॉइंट नहीं बताता हूं जो वो हो वायरल हो, नहीं, ये आपको कॉपी में लिखना है जो मैंने बोला है, ठीक है। तो वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, आईएएस में पूछा गया, आप वहां लगा दीजिएगा। भारतीय लोकतंत्र उत्तर प्रदेश पीसीएस में कितनी बारी भारतीय लोकतंत्र समस्याएं, संभावनाएं, चुनौतियां, समाधान, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ चुका है, आप उसको लगा दीजिएगा। और आज बिहार पीसीएस का अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। देखो, एक मैंने टॉपिक बनाया है, यानी कल डिस्कस करूंगा अपने बीपीएससी मेंस की क्लास में। 1 मिनट बच्चों, जरा 1 सेकंड का टाइम मुझे चाहिए। कहां गया भाई? गजब, मजा ही आ गया। 1 मिनट रुक जाओ भाई, कहां गया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या गजब का चौका लगा है मेरे बच्चों। यह एक बच्चे ने, यानी जो बिहार पीसीएस मेंस की मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं और जो अभी हिंदू मुझे फॉलो कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा प्री के बाद, हल्के में मत लीजिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, जिसका एक उदाहरण है। इस पूरे टॉपिक को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। एक मुझे याद आया, ये एक कहावत है बिहार की, पास में कौड़ी नहीं, पास में कौड़ी नहीं, बांटने चले रेवड़ी, बांटने चले रेवड़ी। यानी दिखावे और इसका अर्थ क्या होगा? दिखावे और यथार्थ का फर्क। मजा आया बच्चों? दिखावे और यथार्थ का फर्क, यानी पास में कौड़ी नहीं, बांटने चले रेवड़ी। अब बताओ आप लोग, जो मैंने अभी पंजाब का एग्जांपल दिया, या ऐसे किसी भी स्टेट का एग्जांपल जिसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, अगर उसने वादा किया कि हम देंगे बहनों को इतना, माताओं को इतना, और वो ना दे पाए, तो ये क्या है? यानी उदाहरण है कि पास में कौड़ी नहीं, बांटने चले रेवड़ी। 100% इंटरलिंक हो गया कि नहीं इस टॉपिक के साथ? बाप, सॉरी, बाप रे बाप। एक बार आप लोग देखिए इसको, कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, एक बार सब बच्चे बताएंगे कि पास में कौड़ी नहीं, बांटने चले रेवड़ी। बोलो भाई फटाफट, सभी बच्चे बताएं। अरे बाप रे, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बच्चों। मुझे 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा छींक ऊक आने लगी है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो यही सारी चीज डिस्कस है, आपको ध्यान से समझना है। अब वही बातें, यानी कल्याणकारी योजनाओं का इस्तेमाल अक्सर चुनावी लाभ हासिल करने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जाता है, पॉलिटिकल टूल के रूप में किया जाता है। अब ये सब एडिटोरियल्स होते हैं भाई, ये किसी एक व्यक्ति के विचार है, लेकिन हमें क्या देखना है? दोनों चीजें देखनी है। और वो दोनों चीज क्या है कि ठीक है पॉलिटिकल टूल है, लेकिन ये पॉलिटिकल टूल कहां तक गलत है? तो पॉलिटिकल टूल है वहां तक गलत है जब हम लगाने के बाद देते नहीं है,
लेकिन इस पॉलिटिकल टूल का लोकतंत्र में स्थान है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति प्रत्येक राजनीतिक दल को करनी पड़ेगी और अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए उन्हें इस प्रकार की योजनाओं, इस प्रकार के प्लान्स को उनके सामने रखना पड़ेगा, जो बिल्कुल वैलिड है, लोकतंत्र में बिल्कुल जायज है। अब इसके बाद इस लेख में जो डिस्कस किया गया वो अपने विषय की बात ही नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, याद रखिएगा, यानी यहीं से एडिटोरियल को आप स्किप कर सकते हैं। अब केवल काम का है मॉडल क्वेश्चन और उसका आंसर, तो लाइन बाय लाइन चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब स्वाभाविक रूप से एक बार हम देख लेते हैं, फिर एक कविता आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। GS2 गवर्नेंस एंड पॉलिटी मैंने रखा है, और जो मैंने रखा वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इंपैक्ट ऑफ वेलफेयर पॉलिसीज ऑन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। डिस्कस किया कि नहीं, लोकतंत्र और शासन पर कल्याणकारी नीतियों का प्रभाव। तो लोकतंत्र पर मैंने जिक्र किया, कल्याणकारी नीतियों का प्रभाव गवर्नेंस पर कैसे पड़ता है, जरा चिंतन कीजिए मेरे बच्चों। गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस का एक टूल होता है, जैसे बहुत से टूल्स होते हैं, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, दक्षता, मितव्ययिता, वट एवर, बहुत से। उसमें अंतिम वाला पॉइंट होता है, कौन सा होता है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अकॉर्डिंग टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या होता है? सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच में सहयोग। क्या होता है? सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच में सहयोग। पॉइंट को पकड़िएगा। तो भाई अगर हम जनता के साथ जुड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से जनता का भी सरकार से जुड़ाव होगा और इसके माध्यम से गवर्नेंस का वो टारगेट हम अचीव करेंगे। और जनता क्यों नहीं जुड़ेगी? इन्फ्लेशन जिस गति से बढ़ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये फ्रीबीज को हमें सपोर्ट कर देना गुरुजी, जैसा प्रश्न होगा वैसा ही हम चलेंगे, लेकिन इसे नेगेटिव नहीं लेके जाना। नेगेटिव तब लेके जाना, मैंने बताया, आप लिखेंगे इस फ्रीबीज के समर्थन में कि आज जब इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का दायरा और विशेषकर फूड इन्फ्लेशन जो वीकर सेक्शन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, नॉट सुनील अभिव्यक्ति, लास्ट इकोनॉमिक सर्वे, कि गरीबों की थाली छोटी हो जाती है क्योंकि चीजें महंगी हो जाती, तो गरीबों की थाली बेहतर रहे उसके लिए इस प्रकार की फ्रीबीज का वेलकम होना चाहिए। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो आपने यह चीज वहां डाल देना है। कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में केंद्र राज्य सरकारों की भूमिका स्वाभाविक है, किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के। जीएस पेपर 3 समावेशी विकास बताने की आवश्यकता नहीं। और वित्तीय स्थिरता यानी भाई पैसा है कि नहीं है आपके पास, वो भी एक मुद्दा है, वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इथिक्स पेपर, एथिकल डायमेंशन ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म वर्सेस जेन्युइन पब्लिक सर्विसेज। अब यहां पर बड़ा नैतिक दुविधा का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए एथिकल डायलेमा कि भाई दो चीजें हैं, दोनों ही सही हैं, अब हम किसकी तरफ जाएं? पॉइंट को पकड़िएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिकल डायलेमा? कि नैतिक रूप से ए भी सही है, नैतिक रूप से बी भी सही है, अब हम इसमें से क्या चूज करें? तो क्या चूज करना है, स्वाभाविक रूप से इसके लिए नीति शास्त्र स्वयं, जैसे आप पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं ना, पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स, संभावित सकल घरेलू उत्पाद के निर्धारक, वैसे ही एथिक्स के भी, यानी कब किस परिस्थिति में क्या डिसीजन लिया जाए उसके भी कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और उनका नाम क्या? टाइम, कंट्री सिचुएशन एंड ह्यूमन वेलफेयर। यानी देश काल परिस्थिति में आपको वही निर्णय लेना चाहिए, वही नैतिक होगा जो मानव कल्याण से जुड़ा हो, यानी उससे ह्यूमन वेलफेयर होता हो। जितने भी फिलोसफर्स हैं एथिकल, सबके, आप सोक्रेटिस से स्टार्ट करो या उनके पहले ग्रीक फिलॉसफी में सबसे पहले जो एथिकल बातचीत करते हैं वो सोफिस्ट टीचर होते थे, वो सोफिस्ट थिंकर्स कहते हैं। तो सोफिस्ट थिंकर से स्टार्ट करो, आज तक के जितने भी थिंकर इंडिया एंड वर्ल्ड में लाओ, सबके प्रिंसिपल का नाम अलग है, सिद्धांत कांट का अलग है, ठीक है ना, जो है
गांधी जी का अलग है सिद्धांतों का, लेकिन सबका एसेंस एक है और वो ह्यूमन वेलफेयर। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इसका एथिकल डायमेंशन अगर हमें चेक करना है वेलफेयर पॉलिटिक्स का, तो एक ही है कि क्या वो पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद है या जेन्युइन पब्लिक सर्विस है। तो अगर वो जेन्युइन पब्लिक सर्विस है तब तो नैतिक है, लेकिन अगर केवल चुनावी घोषणा है तो वह नैतिक नहीं है। अब आप कभी भी कोई प्रश्न आएगा इस प्रकार की योजनाओं को जोड़ करके एथिक्स जीएस पेपर 4 में, तो अब एक बार सब लोग कमेंट करो 100% मारोगे, यानी एकदम क्लियर हो गई पिक्चर कि कौन सी अप्रोच लेके उस प्रश्न में चलना है। हो गया, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद आता है ए से टॉपिक लाइक पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयर या रोल ऑफ वेलफेयर इन डेमोक्रेसी। ये तो मैंने आपको डीपली डिस्कस कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं, यानी मुद्दे क्लियर हो गए। अब अंदर के मटेरियल से हमें कोई मतलब नहीं है। ये मैं ऐप पर इसलिए भी धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं क्योंकि अगर एकाएक चेंज कर दूंगा तो संभवतः आप सब एकदम से, क्योंकि जैसे होता ना कि कितना भी मैं कह लूं कि मुझ पर ट्रस्ट करना है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। ये 25 के बाद बहुत कुछ चेंज कर दूंगा। जैसे ये जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, अगर इन एडिटोरियल्स में मैं ना जाऊं और केवल बस जो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है केवल अगर उतना मैं कराऊं ना, आपका समय भी बचेगा और आप वो सीखेंगे जो एक बार में आपको मैक्सिमम मार्क्स मेंस में दिलाएगा। इस एनालिसिस से शायद आप इस चीज को समझ चुके होंगे। एक बार जरा कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं जरा 2 सिप मार लूं कॉफी का। ठीक है, ये मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं। देखिए आज हल्का सा बदला हूं, अभी एक टॉपिक में एकदम से बदल रहा हूं। वो लाइन बाय लाइन टीचर की अगर आप ले रहे हैं तब तो आप समझिए अपने स्किल को बढ़ा ही ले रहे हैं। जैसा कि यूट्यूब पे मुझसे बच्चे कहा करते थे कि सर एक एक चीज पढ़ा दीजिए जैसे पहले पढ़ाते थे। नहीं भाई, चेंज करना है समय के साथ। जबकि हमें पता है कि जॉब वाले, हाउसवाइफ, तो हम एक यूनिफॉर्म अप्रोच लेके क्यों चल रहे हैं? आखिर जाति जनगणना की बात क्यों हो रही है? क्योंकि सबकी नीड अलग अलग है। ठीक है, बिल्कुल जैसा श्लोक पांडे कह रहे हैं कि सर जी बिल्कुल पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर है, ये उसी क्वेश्चन आंसर में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो टीचर का ये जो पा रहे हो आप ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे मैं 2025 में जैसा मैंने टारगेट रखा और जैसा उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में मैं प्रीलिम्स, बस नजर ना लगे प्रभु की, किसी की मतलब प्रभु रक्षा करें, तो संभवतः उसके बाद देखिए मैं कैसे तेजी के साथ चेंज होता चला जाऊंगा। ठीक है, यानी केवल एडिटोरियल, बस टॉपिक अंदर खत्म, केवल मेरा एनालिसिस। ठीक है, हाँ कुछ में जहां ज्यादा फैक्ट रहेंगे उसको हम लोग रन करेंगे। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने हो गई। अब ऑब्वियसली इंडियन पॉलिटी बताने की जरूरत नहीं, मैंने पहली यूनिट लगाई, चूंकि अब इसको किस यूनिट में डालें ये आपके लिए भी समस्या है, ये मेरे लिए भी समस्या है। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी वाला आया था तो उसको भी मैंने इसी यूनिट में डाल दिया था, भारतीय संविधान ऐतिहासिक विशेषताएं, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का बार बार जिक्र कर रहा हूं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी महत्वपूर्ण प्रावधानों के अंतर्गत आता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, ठीक है। और फिर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 2000, जबकि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में, क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्ता के पक्ष में, मान लीजिए फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा विषय था, लेकिन फिर भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो अमूमन किताबों में डिस्कस नहीं है, तो ये भी आ सकता है। फिर वही आ गया अंतर विरोधों, यानी भारतीय पार्टी प्रणाली, देख सकते हैं आप, आपसे ये पूछा गया। और फिर इन्हीं दोनों का बेस लेकर के मैंने एक मॉडल क्वेश्चन क्रिएट किया। हाउ डज वेलफेयर पॉलिटिक्स इंपैक्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड गवर्नेंस इन इंडिया, क्रिटिकली एनालाइज विद एग्जांपल्स। कल्याणकारी राजनीति भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शासन को कैसे प्रभावित करती है, उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक विश्लेषण करें। मजा आ गया बच्चों, यानी जो भी विषय है वह सब कुछ क्लियर हो गया। नीतू यादव कह रही कि सर आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके बच्चे, मीडियम क्या आपका, कोई बात नहीं, स्वागत है। जो भी नए बच्चे हैं सबका स्वागत है। आप आइए, आहिस्ते आहिस्ते, आपको ट्रस्ट करिए, ये
मेरा ऐप अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगा बच्चे, क्योंकि यहां केवल पढ़ाने पर फोकस नहीं, आपके माइंडसेट को सीमित करना, यानी कुछ पढ़ना है, मैक्सिमम रिवीजन करना और सिलेक्शन की तरफ जाना है, इतना पढ़ने के बजाय। ठीक है, हिंदी मीडियम आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया, और इनफैक्ट इस क्वेश्चन को अगर मैं स्क्रीन से हटूं तो आप कहेंगे सर हम लिख भी ले जाएंगे। अब इस प्रश्न पर एक कविता हो जाए, ठीक है, तो मेरी कॉफी भी खत्म हो जाएगी और आपको एक आनंद भी आ जाएगा, क्योंकि आज बहुत टॉपिक है नहीं। तो ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शासन को कैसे प्रभावित करती हैं, समझिए, उनको जोड़ करके एक कविता बनी है। सरकार बोली, अब मैं सरकार कह रहा हूं, ऑब्वियसली ये सरकार बनने के बाद ही, चूंकि ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैंने राजनीतिक पार्टी बोली तो ढेर सारी पार्टियां हो जाती, तो मैंने राजनीतिक पार्टियां क्या बोली वो हटा करके सरकार बोली। सरकार बोली, यही टाइटल है कविता का। सरकार बोली हम देंगे सबको रोटी, सरकार बोली हम देंगे सबको रोटी, बस वोट डालो और बदलो किस्मत की ज्योति। किस्मत की भी एक ज्योति होती है ना, किस्मत का भी एक प्रकाश होता है। सरकार बोली हम देंगे सबको रोटी, बस वोट डालो और बदलो किस्मत की ज्योति। गांव का पप्पू बोला ये बात बड़ी न्यारी, गांव का पप्पू बोला ये बात बड़ी न्यारी। जरा समझिएगा, बड़ी मजेदार, इसमें थोड़ा हास्य व्यंग है। गांव का पप्पू बोला ये बात बड़ी न्यारी, कौन सी बात? कि जो सरकार बोली कि हम देंगे सबको रोटी, तो गांव का पप्पू बोला ये बात बड़ी न्यारी, मुफ्त की रोटी क्या तवे पर खुद से आएगी भारी। यानी मुफ्त की है तो क्या तवे पर खुद से आएगी, भाई बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी वो हंस रहा है इस प्रकार की स्कीम्स पर। फिर आई उज्ज्वला गैस योजना की बारी, दादी बोली सिलेंडर मिला पर चूल्हा कहां हमारी। पड़ोस की काकी बोली चूल्हा नहीं तो क्या रोना, सरकार ने कहा आग खुद लगाएगी सोना। फ्री बिजली का ऐलान हुआ, हर तरफ खुशी छा गई। फ्री बिजली का ऐलान हुआ, हर तरफ खुशी छा गई, पर तार कटी थी घर की, बल्ब को धूप ही भा गई। यानी बल्ब धूप से चल रहा चूंकि तार कटा हुआ है। मुन्ना ने कहा लाइट नहीं तो क्या बात है, चांदनी रातें भी तो सरकार की सौगात है। बड़ा गहरा व्यंग है ये कि सरकार कहती मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्या है, मुन्ना ने कहा लाइट नहीं तो क्या बात है, जरा समझिएगा, तार कटा था, यानी फ्री बिजली का ऐलान हुआ, हर तरफ खुशी छाई, पर तार कटी थी घर की, बल्ब को धूप ही भाई। मुन्ना ने कहा लाइट नहीं तो क्या बात है, चांदनी रातें भी तो सरकार की सौगात है। यानी ये जो चांदनी रातें हैं ये सरकार ने दी हुई है। फिर आया चुनाव, वादों की बौछार, गली गली घूमे नेता, बांटे झूठे उपहार, क्योंकि जब तक मिल ना जाए तो स्वाभाविक रूप से। तो फिर आया चुनाव, वादों की बौछार, गली गली घूमे नेता, बांटे झूठे उपहार। पप्पू ने पूछा सपनों का पुल कब बनेगा, नेता बोले पहले हमें जिताओ फिर बजट सजेगा और फिर बनेगा। मनरेगा में काम मिला, अगली पंक्ति आती है, मनरेगा में काम मिला पर काम करने की शर्त, बैठो खेत में गिनो तारे, मिलेगा पूरा कर्तव्य। बच्चे बोले ऐसी सरकार को हर साल, खुद काम करो और नाम हमारा डाल। योजना यानी कि करप्शन है उस पर टिप्पणी है। योजना की ये बातें बच्चे खूब चिल्लाए, हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पेट पकड़कर लौट आए। कविता खत्म हुई पर सवाल बड़ा गहरा है, जरा चिंतन कराऊंगा। कविता खत्म हुई पर सवाल बड़ा गहरा, क्या योजना है मुफ्त की या सबको बनाती ठगने का चेहरा। बड़ी गंभीर पंक्ति है, क्या योजना है मुफ्त की या सबको ठगने का चेहरा। यानी क्या ठगा जा रहा है। आई होप आप इस हिसाब से भी चिंतन करें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो बोला ये मत लिखिएगा, आगे आंसर मैंने लिखा हुआ, बट बहुत सी बातें आ गई कि कैसे प्रभावित करती हैं, लोगों की सोच को कैसे प्रभावित करती हैं, बड़ी सी बात है। ठीक है भाई, ये तो यार जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, सामाजिक न्याय,
दोनों में आप डालिएगा। मौसम जाते आते मेरा बड़ा तकलीफ। तो केंद्र एवं राज्यों के द्वारा, तो ये यूनिट है आपकी, यहां पे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में, समावेशी विकास में खासकर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्वियस जीएस पेपर 4 में भी गवर्नेंस का एक पार्ट है, और जिसमें लिखा हुआ है सेवा वितरण की गुणवत्ता। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं, या सार्वजनिक धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है, तो यहां से भी आ सकता है। आप कहेंगे सर 100% आ सकता है भाई। ठीक है, और फिर इसके बाद ए से तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आप देख सकते हैं। अब इसको आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, आपका मन करेगा तो एक रीडिंग मार लीजिएगा, अदरवाइज आपको इस पर कोई रीडिंग भी मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? भारत में कल्याणकारी राजनीति का विकास, एक रीडिंग मार लीजिएगा, कब से ऐसा हो रहा है। ठीक है, मतदाताओं को लुभाने के लिए, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ भी और आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस मेन पार्ट हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, तो आप देख सकते हैं, यानी क्वेश्चन और उसका पूरा आंसर यहां पर तैयार है कि भारत में कल्याणकारी राजनीति स्वतंत्रता के बाद से शासन की आधारशिला रही है, जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना और जीवन स्तर में सुधार करना है। हालांकि चुनावी उपकरण के रूप में इसके बढ़ते उपयोग ने लोकतंत्र और शासन के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डाले। सकारात्मक, सामाजिक समावेशन बताने की जरूरत नहीं है कैसे होता है। मतदाता जागरूकता, यानी मतदाता भी कल्याणकारी राजनीति को समझते हैं। निगेटिव इंपैक्ट आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, यानी चुनावी लोक लुभावनवाद और इसके साथ साथ निर्भरता संस्कृति, यानी लोगों को निर्भर बना रही है, और संघवाद की चुनौतियां भी याद है। क्यों? क्योंकि जो सत्ताधारी दल होते हैं उनके पास, यानी जिसकी भी सत्ता, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में, उसके पास ज्यादा मौका होता है इस प्रकार के लोक लुभावनवाद का फायदा उठाने का, क्योंकि उसके पास बजट होता है अन्य राज्यों के हितों पर, इससे नुकसान पहुंचता है। यानी अन्य राज्य, मतलब राज्यों में अन्य पार्टियों के हितों पर, माफी चाहूंगा, एक नुकसान होता है। ये सारी बातें आपके सामने आती हैं, और फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए वो भी आपको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी विषय पर, चूंकि इस समय इंटरव्यू चल रहा है, मेरे भी बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं 2, तो ऐसी परिस्थिति में अभिव्यक्ति आईएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यानी AIGP, अभिव्यक्ति आईएएस, AI, अभिव्यक्ति आईएएस इज इक्वल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, भी आप मान के चलिएगा। IGP यानी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये AIGP धीरे धीरे मेरी आदत होती है कि मेरे बच्चे थोड़े से सेलेक्ट हों, और फिर हम अपना इंटरव्यू का एक ऑफलाइन सिस्टम भी डेवलप करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी 2025 में प्री का रिजल्ट आने के बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि ऑफलाइन में मुझे किस लेवल तक आना चाहिए। यानी मेरा प्लान है, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन मेंस में है और बहुत डीप है, किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए भी है, तो ये मेरा प्लान है कि अगर मेरे प्रीलिम्साथॉन में, आधारशिला में मेरी मेहनत के कारण से रिजल्ट अच्छा हो जाता है, और जो कि चांस लग रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक हाइब्रिड सेंटर अपन बनाएंगे मेंस के लिए, जिसमें जो बच्चे नहीं आ सकते वो घर से ही पढ़ेंगे, लेकिन जो आ सकते हैं वो बैठ करके पढ़ेंगे, यानी आमने सामने की पढ़ाई। ये मेरा एक प्लान है। बहुत बड़ी क्लासरूम नहीं, 30 से 40-50 बच्चे, इससे ज्यादा तो संभव नहीं है, और ऐसा मेरा प्लान है। फिर उसी के साथ एक इंटरव्यू का, अगर इतने बच्चे आ गए, ईश्वर करें सारे आ जाए, अभी तो मैं किसी को उदास नहीं करूंगा, लेकिन अगर 40-50 भी आ गए, तो उसमें से मैं 30-35 को तो 100% गारंटी, इनफैक्ट, कि मैं इंटरव्यू कॉल करा ले जाऊंगा। तो उतने बच्चों के लिए इंटरव्यू का सेंटर फिर मुझे बनाना ही पड़ेगा। जैसे इस बार भी मेरे बच्चे, भाई पिछली बार भी तो मुझे सबके यहाँ भेजना पड़ता है, इनके यहाँ पढ़ो, इनके यहाँ पढ़ो, बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते, कहते हैं कि सर अंततः सेटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट का आप ही के पास मिलता है। इसलिए नहीं कि मैं ज्ञानी हूं बेटा, इसलिए मैं भयंकर पॉजिटिव हूं, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कैसे बदलना है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे में ये एक मेरा प्लान है। अब ये जो प्रीलिम्साथॉन में है, जो आधारशिला में है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी इस हसरत को, 10 साल मैंने कोचिंग चलाई है, ध्यान से समझना, ऑफलाइन, वो भी बढ़िया बच्चे, मैं कभी किसी के पास गर्व से कहता हूं
और बिना ईगो के जीरो मानते हुए नेवर एवर अपनी लाइफ में मैंने कभी काम किसी से नहीं मांगा। डे वन से अपना काम कर रहा हूं। जहां से कभी कुछ ऑफर भी आया, अभी भी आते हैं, वो उधर से आते हैं, मांगूंगा भी नहीं। ये भी आप याद रखें कि जिस दिन मुझे काम मांगना पड़ा और कोई ईगो नहीं है, उस दिन मैं समझ लूंगा कि यार मेरा टीचर खत्म हो चुका है। तो अगर टीचर खत्म है तो फिर क्या ही पढ़ाओगे आप, छोड़ दो, फिर कुछ और काम करो। और मैं तो ऐसा आदमी हूं कि मैं कुछ भी करूंगा अच्छा ही करूंगा, मेहनती आदमी हूं, सबसे बड़ी बात है। पोछा लगाऊंगा तो हमसे अच्छा पोछा लगाने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। रिक्शा चलाऊंगा तो मुझसे ज्यादा अच्छा रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज करके अपने लिए, किसी के लिए, सामने वाले के लिए, अपने लिए हमेशा अपनी लाइफ में मैं एक चैलेंज बना के रखता हूं। तब ये आपके ऊपर है। रिजल्ट करोगे तो मेरी इज्जत बची रह जाएगी, रिजल्ट नहीं करोगे तो फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने 2025 को ध्यान में रखते हुए यह अभिव्यक्ति आइस प्लेटफॉर्म बनाया। अब 26-27 इसमें बच्चे आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्लेटफॉर्म तो बना था कि 25 को बदल के रख दूंगा। अब आगे क्या होगा परमात्मा के हाथ में है। लेकिन फिर भी, क्योंकि अब क्या हो गया ना, पहले कंटेंट, टीचिंग तो अभी मानते हैं वो स्किल है, वो तो ईश्वर कुछ लोगों को प्रदान करता है। लेकिन कंटेंट मेरे बच्चे अब ना, अभी मैं आपको जो पीपीटी आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा उस पीपीटी को बनाने में। एक बार आप लोग देखिएगा, तब आप लोग बताइएगा सर आपको कितना टाइम लगा होगा, तब मैं बताऊंगा कि उस पीपीटी को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा। ये हमारा आपका भी चर्चा होने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चूंकि दिल्ली में इंटरव्यू होने वाला, दिल्ली में चुनाव है, तो ये किसी भी बच्चे से ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने रेलिवेंट टॉपिक पर क्वेश्चन बनाए। पहला प्रश्न, इसमें मैंने राज पटेल को ही स्टूडेंट बनाया है। ऑब्वियसली थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, तो वो मैं हूं। तो चेयरमैन साहब राज पटेल से क्वेश्चन पूछते हैं, राज लोकतंत्र में कल्याणकारी राजनीति का क्या महत्व है। अब मैंने सब डिस्कस कर ही दिया है, एक बार बस पढ़ देता हूं। सर यानी संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, सर, महोदय, हल्का सा पॉज, सेकंड का, लंबा नहीं। सर, कल्याणकारी राजनीति का उद्देश्य नागरिकों को आवश्यक सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह असमानताओं को कम करने, लोगों के बीच विश्वास बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद करता है। पहला प्रश्न। अब काउंटर क्वेश्चन ये मैंने तैयार किए हैं, जिसकी तैयारी आपको करनी है। अक्सर मैं काउंटर क्वेश्चन के भी आंसर कर देता हूं, तो जो मेरे बच्चे हैं मुझसे आप फटाफट पूछिएगा कि सर इस काउंटर क्वेश्चन पर मैंने ये बात बोली है, आपके हिसाब से क्या है। ठीक है, बाकी आप सब जो 25-26 वाले आप लोग अपना थिंकिंग करिए। काउंटर क्वेश्चन आता है, यानी जो मेंबर होते हैं वो पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि कल्याणकारी योजनाओं का इस्तेमाल अब केवल चुनावी एजेंडे के तौर पर किया जा रहा है। अब मैंने यहां फंसा दिया जान करके कि दोनों बच्चों को मेरे कम से कम इस प्रश्न पर थोड़ी देर वो सोचे, फिर मेरे साथ वो कनेक्ट है, मुझसे पूछेंगे कि सर मैंने ये बताया है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, और अगर हां, यानी अगर आपने हां बोला तो इसका सरकार के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों पर क्या असर पड़ता है। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं मैं पर डे कंटेंट चेंज करता हूं। कैसे? काउंटर क्वेश्चन का भी आंसर करता हूं, यहां मैंने कोई आंसर चेंज नहीं किया। कल्याणकारी योजनाओं पर डबल इंजन सरकारों के प्रभाव के बारे में आपकी क्या राय। क्योंकि डबल इंजन सरकार बीजेपी कहती है, और भाई ऑब्वियस है 10-12 साल की सत्ता हो चुकी सेंटर में, तो कमीशन में सब इन्हीं के लोग हैं, ये मानना चाहिए। इसमें कहीं से आपको जो भी सत्ता पार्टी में, मतलब सत्ता में पार्टी होती है, स्वाभाविक उसके लोग ही संस्थाओं पे आते हैं। तो ऐसा वो खुल के नहीं कहेंगे कि आप बीजेपी की तारीफ कीजिए, लेकिन एक पॉजिटिव भाव तो रहता ही रहता है। तो डबल इंजन सरकार पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल्याण डबल इंजन सरकार का क्या प्रभाव होता है, आपकी क्या राय, व्हाट इज योर ओपिनियन। डबल इंजन वाली सरकारें अक्सर बेहतर नीति समन्वय दिखाती हैं। आप बोलेंगे सर जिससे ऑब्वियस, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आती है। हालांकि इससे विपक्षी सरकारों को केंद्रीय कल्याणकारी पहलों के लिए मिलने वाला श्रेय भी कम हो जाता है, यानी इसमें सत्ता पक्ष का ही मजा होता है, सिंपल सी बात।
अब फिर इस पर काउंटर क्वेश्चन, क्या इससे संघवाद की भावना कमजोर नहीं होती? यानी अब इसको मैंने फेडरल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दिया है। इसका क्षेत्रीय राजनीति और राज्यों की स्वायत्तता पर क्या असर पड़ता है? ये जितने भी मैंने काउंटर क्वेश्चन तैयार किए, अभी आगे और भी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जो भी आंसर राइटिंग में हैं या इसके साथ साथ आप प्रीलिम्साथॉन में हैं या आप फाउंडेशन के बच्चे, इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा मुझसे आप पूछ लीजिएगा। यानी केवल क्योंकि आप सब हैं तो इन सभी को आपको आना चाहिए। ये सभी काउंटर क्वेश्चन आप ये मत बताइएगा आपने क्या बताया, नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं सारे आंसर जिस ग्रुप में आएगा, चूंकि मेरे पर्सनल नंबर पे, मैं तुरंत उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है। छवि कह रही है कि काउंटर क्वेश्चन तो गजब है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये जो नई उम्र के बच्चे आ रहे हैं, अभी आज एक बच्चे ने एडमिशन लिया फाउंडेशन में, उसका 2027 में अटेम्प्ट करना है। और एक है अभी जो डीयू की है, एक बच्चा है जिसने वो पर्सनल मेंटोरशिप में उसने आज प्लान बनाया है कि अभी वो बीए फर्स्ट ईयर में है और अभी से ही कि सर मुझे पर्सनल मेंटोरशिप में आना है, और उसने फाइनल किया पर्सनल मेंटोरशिप इंग्लिश मीडियम। आप सोचो, ये जो अपना बच्चा है शिवम, इसी की सिस्टर है शिवम गर्ग, यहां पर होगा क्लास में। आप सोचो कि शिवम पढ़ रहा है, वो चाहे तो हर एक सेशन उसके साथ शेयर कर सकता है। शिवम अपना बच्चा आपने नोटिस किया होगा, हर एक बैच में, फाउंडेशन में है, हर जगह है वो। और तब भी उसने सिस्टर के लिए अलग से प्लान, उसने मुझसे, स्नेहा ने बात किया। फर्स्ट ईयर है उसका और अभी से ग्रूमिंग स्टार्ट होगी। आप कहोगे सर आपका तो धंधा है, बिजनेस करना है। भैया नहीं, धंधा वंदा मैं नहीं करता हूं, लेकिन बस एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जैसा कि मैंने सुना है कि टीना डाबी की मम्मी ने अपनी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की नौकरी को छोड़ा, बेटी को 12th क्लास में ही पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल दिलवाया, यानी पीएसआईआर से, यानी ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट से उन्होंने 12th किया। अगर मैं सही हूं तो, अब गलत हूं तो भाई एक पॉइंट ठीक कर लीजिएगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, सुना है, जाना, वो यही है। यानी क्लास 12th से ही उन्होंने प्लान कर लिया। रिजल्ट क्या हुआ कि 21 वर्ष की उम्र होते होते पहली रैंक तय हो गई। अगर सही है तो इसको कोई हाइपरबोलिक एग्जाम्पल मत लीजिएगा, ये पॉसिबल है, लेकिन आपके पास भी उनके जैसी मां होनी चाहिए, उनके जैसी संपन्नता होनी चाहिए। अगर वैसी मां, वैसे पिता नहीं है, तो वैसे ही गुरु आपको मेंटर्स ढूंढने पड़ेंगे। नहीं ढूंढेंगे तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। तो जो चीज 1-2 में हो सकती है, वो 5 से 6 में जाएगी। रिदम जब मेरे पास आई, बार बार एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि ये सब बच्चे मेरी लाइफ में प्लस वाले हैं, यानी इन्होंने मेरी लाइफ में कुछ जोड़ा। हर बच्चे की सफलता उसकी है, मैं कभी लेना नहीं चाहूंगा। 99% आपकी होती है, गिलहरी हम है। वो जब मेरे पास 3rd अटेम्प्ट में आई, बेटा 2 अटेम्प्ट निकल चुके थे, 27 ईयर एज, जरा ध्यान से देखिएगा। और फरवरी 2022, लेकिन स्ट्रेटजी मैंने प्लान किया, कई चीजें उसकी लाइफ से निकाल के फेंकी, तुमको ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। उसने एक्सेप्ट किया, प्री निकला, मेंस निकला, फाइनल सिलेक्शन। सोचो 5 से 7 महीनों में मैंने सारा खेल बना दिया। अगली बार आईएएस प्रॉपर, मेहनत उसकी बच्चे की, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो जब तक आपके पास बेहतर गाइडेंस नहीं है, तब तक समस्या है ना। वो बेहतर गाइडेंस का मतलब, हम सुनील अभिव्यक्ति को इतिहास कितना आता है वो मैटर नहीं, सुनील अभिव्यक्ति को यूपीएससी कितना आता है ये मैटर करता है। इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? सुनील अभिव्यक्ति को इतिहास कितना आता है ये मैटर नहीं है, सुनील अभिव्यक्ति को यूपीएससी कितना आता है। प्री की स्ट्रेटजी क्या उसको आती है, खुद पास किया हुआ है लगातार। 4 अटेम्प्ट थे मेरे पास ओनली, हमारे टाइम पे 4 ही मिलते थे। क्या उसको मेंस के बारे में कुछ पता है, आंसर राइटिंग? हाँ भैया, क्योंकि वो मेंस खुद निकाला हुआ पास करने के बाद। इंटरव्यू फेल है लेकिन तैयारी अच्छी कराता है। प्रमाण है कि उसी की स्टूडेंट को इस बार जो इंट्रोवर्ट है 206 मार्क्स मिले, 206 नंबर मिले हैं। ठीक है। अब यूट्यूब पे वायरल होने वाला वो एक अलग बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे यूट्यूब पे वायरल भी नहीं होते। 206 नंबर, 206 मार्क्स।
तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको या तो आपके पेरेंट्स ताकतवर हो या आपका मेंटर ताकतवर हो, वो दो चीजें आपको चूज करनी है। दोस्त आपका ताकतवर हो, वो कभी चूज नहीं करना, हो सकता आपको बुरा लगे, लेकिन दोस्त ताकतवर है, अगर वो सक्सेस है, उसके पास है, दिन तब तो अच्छा है, नहीं है तो फिर समस्या है, क्योंकि दोनों एक ही पायदान पर खड़े हो तो कौन किसकी क्या मदद कर पाएगा। तो ये चीजें आपको देखनी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 1000 सीट। अब जैसे आज उस बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मुझे आना है फर्स्ट ईयर में, तो एक बार मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा कहूं कि अभी मैं तुमको हल्का हल्का पढ़ाऊंगा, लेकिन उसने कहा नहीं। तो फिर मुझे अपनी ही बात आई कि जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनकी फैमिली में कम से कम एक चीज तो हर एक बच्चे के पास पहुंच गई कि यार 1000 सीट है। और सुनील सर हमेशा कहते हैं कि इस 1000 सीट पे पहले से ही कब्जा है। क्या है? कब्जा है। कोई सीट खाली नहीं है। मत समझना कि 500। कब्जा किसका? जो पिछले 2 से 3 सालों से अपनी मर्जी की पोस्ट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं पाए हैं। अब तो आईआरएस से भी कोई संतुष्ट है नहीं, क्योंकि आईआरएस के पास मोदी जी ने कुछ बहुत ज्यादा करने लायक छोड़ा नहीं। आप सबको पता है, इस बीच आपने पढ़ा होगा, एक दिन मैंने भी एडिटोरियल पढ़ा था, ना जाने कितने आईआरएस बीआरएस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो यूपीएससी की फील्ड में आए हैं बच्चों को गाइडेंस दे करके और उनका जीवन बदलेंगे। अच्छी बात है, उसका वेलकम है। लेकिन जैसा कि उस अखबार में आया था, एक पहलू उसका यह भी है कि कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा स्कोप, क्योंकि सब कुछ मशीन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो ये 1000 सीट पर कब्जा, अब इसमें से आपको घुसना है, तो आप कैसे घुसेंगे आप स्वयं विचार करिए। इसका मतलब है कि आपके पास केवल कोचिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए, ताकतवर मेंटर होना चाहिए। और मेंटर यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में महारत हासिल रखता हो, तब जुड़ना है, एक विषय में नहीं। यार इतिहास ऐसा विषय जो मेरा ऑप्शनल रहा है, उसी से मैं सब कुछ हूं, मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया अपनी। यहां मैंने एक, यानी रवि रंजन सर इतिहास पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता हूं। मुझे इंटरेस्टिंग, मुझे लगा कि बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ऑप्शनल में नहीं, यानी प्रीलिम्स में, क्योंकि फैक्ट है। तो इसलिए मेरे बच्चे काउंटर काउंटर, ये सारी चीजें कैसे दिमाग में आती हैं, आप स्वयं विचार करो कि यार ये आदमी अभी बीपीएससी पढ़ा रहा, फिर यूपीपीसीएस पढ़ा, मेंस की बात मैं कर रहा हूं, सब पढ़ाया जा रहा है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, तो कुछ तो स्पेशल पावर भगवान ने दी हुई है। तो भैया दी हुई है तो मुझे शून्य मानते हुए मेरे साथ आप पकड़े रहो, सेलेक्ट हो जाओ। कौन आपसे आ रहा कुछ मांगने के लिए, लेकिन सेलेक्ट होने से पहले तो नाराज मत हो। सेलेक्ट होने से पहले कुछ बच्चे खपा हो जाते हैं कि यार ये आदमी क्या ही है, यार आप सिलेक्शन लो, इस आदमी से आपका क्या मतलब है। गुजरात का एक बच्चा मिहिर पटेल, आज मैं थोड़ा सा जिक्र करूं क्योंकि टॉपिक है नहीं, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है, एडिटोरियल सन्नाटा है, इसलिए थोड़ा सा ये सब बातें कर रहा हूं। कोई टॉपिक नहीं आज, आपने देखा था सब ऑलरेडी डिस्कस्ड है। वो बच्चा आता है मेरे पास, 2014 की बात है, और मेरी छोटी सी कोचिंग थी। अब मैं नहीं कहूंगा क्या उनकी सफलता, उन्हीं का योगदान है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जब वो एक लेक्चर, ओनली 1 लेक्चर के बाद, जब वो 7 बच्चे थे निकल रहे थे, अभी शायद गुजरात में वो डीएम है, उनकी सफलता उनकी, मैं किसी की सफलता से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता हूं। मेरे में दम है तो आप आइए, अदरवाइज मुझे ठुकराइए। मैं इसी प्रकार का अध्यापक हूं और ऐसे ही पूरा जीवन जीना चाहता हूं। जीवन एक बार मिलता, अपनी शर्तों पर जीना मुझे पसंद है। मेरे बच्चों, जब वो लड़का निकला ना, तो ये बोलते हुए निकला कि सर आपने सोचने का नजरिया 360 डिग्री बदल दिया। हम क्या सोच के दिल्ली आए थे, और वो उदास होके जा रहे थे, वो लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, और हम सर क्या सोच के जा रहे हैं। उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं। एक दिन मैसेज आता है मेरे पास, यही सीजन था गर्मियों का, थोड़ा थोड़ा मैं बाहर, मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे, और
तब तक जो है एक बच्चे की कॉल आती है, मैं फोन पिक नहीं करता हूं, ऑब्वियस है अनजान नंबर मैं पिक नहीं करता हूं। तो एक कॉल आती है, फिर मैंने पिक नहीं किया, फिर कॉल आती है तो मैंने पिक किया, और फिर उस लड़के ने बताया सर आप मुझे पहचानते हैं। ये मैं बेटा जो बोल रहा हूं आधिकारिक है, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, जो सत्य वही बोलता हूं। क्योंकि मुझे उस बच्चे के नाम से 1 रुपया नहीं कमाना। अगर उस बच्चे के नाम से कोई आता है तो अपना नुकसान करेगा, क्योंकि उस बच्चे की ताकत उसकी अपनी है। सुनील अभिव्यक्ति की ताकत से आप आते हैं कि यार इस बंदे में एक अलग प्रकार का टीचिंग एबिलिटी है, क्योंकि ये केवल नॉलेज नहीं इसके पास, इस नॉलेज को हमारे दिमाग में ट्रांसफर करने की इसकी पावर बहुत अच्छी है। नॉलेज नहीं इसके पास, मेरे पास अगर ज्ञान है तो आपको उससे कोई फायदा नहीं। मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं आपके अंदर, और आप उसको लिखने में, समझिएगा, आप उसको लिखने में यूज कर पा रहे हैं, देन सुनील अभिव्यक्ति की रेलिवेंसी है। नहीं तो मेरे ज्ञान से आप तारीफ कीजिए, मेरी क्या ही मिलने वाला आपको। बोला कि सर मैं मिहिर पटेल, मेरी गुजरात में 27th रैंक लगी। और मैंने कहा यार ऐसे भी बच्चे हैं। बड़ा हृदय गदगद हुआ, चूंकि असफल रहा हूं मैं इस एग्जाम में, हाईएस्ट इंटरव्यू देने के बाद। तो ऐसे में अगर एक बच्चे ने यह बात कही तो ऐसे लगा किसी ने बंजर धरती पर पानी की कुछ बूंदे डाल दी। पानी की कुछ बूंदे, चूंकि ऑब्वियस हो एक ही बच्चा, तो कुछ इस असफल बंजर जमीन पर पानी की बूंद पड़ी, कॉन्फिडेंस और बढ़ा। और उसी साल अजितेश मीना, विजय सिंह किरोड़ीवाल, ये 2 बच्चे और अपने आप आए बच्चे। मैं नहीं, मेरे पास ना किसी का फोन नंबर था, ना मेरे पास कुछ था। अजितेश मीना मेरी कोचिंग में आए, समझिएगा। और क्या बोला कि सर आपकी इस पत्रिका ने हमें आईएएस बना दिया। और पत्रिका को आप हल्के मत लीजिएगा कि सर बहुत सी पत्रिकाएं सब पढ़ते हैं। मेरे बच्चे, वो पत्रिका यही है जो आप IQIP पढ़ रहे, यानी मैंने 2013 में सिलेबस आते ही इसी पैटर्न पर पत्रिका निकाली, एकदम हाथों हाथ बिकने लग गई। बच्चों को पता लग गया कि जीएस पढ़ना कैसे। और फिर वहां से कहानी आगे बढ़ी। फिर मेरे कई बच्चे, जैसे अजीत हुआ, अजीत का सिलेक्शन हुआ। नीतू हमारे यहां कंटेंट पे काम करती थी, उसके बाद स्वाभाविक उनका सिलेक्शन हुआ। और हालांकि उनके मेन, यानी उनके जिस वर्ष उनका सिलेक्शन हुआ उसमें मेरा प्रत्यक्ष रोल केवल इंटरव्यू में रहा। हाँ, वो काम मेंस एग्जाम देने के बाद से ही हमारे यहां करी, यानी अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज के 2, 3, 4 अंक उन्होंने स्वयं निकाले। तो उसके बाद फिर एक समीकरण बनता चला गया। और ये मैं आईएएस की बात कर रहा हूं, जो बच्चे आईएएस में सेलेक्ट हुए। पीसीएस को तो ऑब्वियस मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं उतना घुसता नहीं हूं कि भाई ठीक है, अगर आपने बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो आप कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी फोकस था कि, और अभी है कि एक कहानी बदली जाए यूपीएससी में, कि टॉप 100 में आप सब आए और सब बच्चे आ सकते हैं, किसी की बपौती नहीं है, आपको पता है अच्छे से। और आज टेक्नोलॉजी के जमाने में मेरे बच्चे, ना आप टीम की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है, केवल अच्छा फीड कराने वाला एक स्किल्ड मास्टर हो और 3 से 4 उसके सहायक हो। इस एग्जाम में सीरियल से रैंकिंग लगाई जा सकती, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। चैलेंज है कि महंगी है, चैलेंज है कि आप कुछ उसके बारे में जानते नहीं है। अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई स्किल्ड आदमी आपके साथ जुड़ा है तो आपकी लाइफ में उससे ऐसा पॉजिटिव चेंज लाएगा कि आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, और वो मैं हूं। ठीक है। और कॉन्फिडेंस तो तोड़ना ही नहीं है यार, घर बैठे हो, क्या समस्या है। मेंस के टाइम पे आइए, सब लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, इस बार तो मैं प्लान कर रहा हूं, लेकिन थोड़े ज्यादा संख्या में ना, 2-4 बच्चों के लिए मैं क्या व्यवस्था करूं। व्यवस्था मतलब रहना खाना वो मेरे बस का नहीं है। व्यवस्था मतलब कि क्लासेस, कोई भी जगह लो, 1.5 से 2 लाख रुपए का रेंट लगता है। एसी पानी लगा के 2.5-3-4 लाख रुपए स्टाफ खर्चा हो गया। अब 4 लाख खर्चा हमारे जैसा व्यक्ति कहां से कर पाएगा भाई, आप स्वयं विचार कीजिए। कहना आसान होता, सर आप ऑफलाइन पढ़ाइए, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सर कहां से पढ़ाएं। जो इस चीज को नहीं समझे हैं वो घाटे में है और बहुत तकलीफ में है। मैं हर एक चीज को समझता हूं कि भाई जो चीज घाटा देगी उससे आप पीछे हट जाइए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन अधिकांश लोग
को आप बहुत कुछ दे पाएंगे, पता चला कुछ के चक्कर में अधिकांश का नुकसान हो गया। ठीक है, तो क्या इससे संघवाद की भावना कमजोर नहीं होती? इसका क्षेत्रीय राजनीति और राज्यों की स्वायत्ता पर क्या असर पड़ता है? तीसरा क्वेश्चन आता है मेंबर बी के द्वारा, कल्याणकारी योजनाओं में ब्रांडिंग और केंद्रीकरण कितने प्रभावी हैं? अब आता है सर, ब्रांडिंग से सरकारों को योजनाओं के लिए एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है, जिससे अधिक दृश्यता सुनिश्चित होती है। ब्रांडिंग मतलब जो होर्डिंग वगैरह लगती है। हालांकि अत्यधिक केंद्रीकरण नीति कार्यान्वयन यानी केवल केंद्र सरकार, इसमें स्थानीय शासन और राज्य सरकारों की भूमिका सीमित हो जाती है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। काउंटर क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि ब्रांडिंग गरीबी और असमानता जैसे वास्तविक मुद्दों पर हावी हो जाती है? अब बोलिए हाँ या ना। ब्रांडिंग यानी फोटो, मैंने ये चलाया, मैंने ये चलाया। क्या आप इस दावे को सही ठहराएंगे या खारिज करेंगे कि कल्याण ब्रांडिंग एक राजनीतिक उपकरण बन गया है? इस पर भी आप एक प्रैक्टिस करेंगे। फिर आता है मेंबर सी, आपके विचार में केंद्रीकृत कल्याण नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? केंद्रीकरण अल्पावधि में कार्यान्वयन दक्षता को बढ़ा सकता है, ऑब्वियस है, लेकिन स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को नजरअंदाज भी कर सकता है। अरे भाई, ऊपर से स्कीम ला रहे हैं, नीचे से आपने कुछ देखा नहीं, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच पे आप आ रहे हैं, बॉटम टू टॉप आप भूल रहे हैं। यह बात यहां पर बताई गई। और फिर काउंटर क्वेश्चन, क्या आपकी राय में केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण से ज्यादा प्रभावी है? लीजिए, तो एकदम बवंडर क्वेश्चन क्योंकि दोनों है। अरे इंडियन पॉलिटी में क्या है, सेंट्रलाइजेशन भी और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया। कौन ज्यादा प्रभावी? अगर कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? बड़े पेचीदा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेंबर डी पूछते हैं, क्या आप मानते हैं कि गारंटीकृत कल्याणकारी लाभ यानी 2100-2500 रुपया नागरिकों में निर्भरता बढ़ाते हैं? कि चलो भाई हम क्या करेंगे, अभी बिजली मुफ्त हो जाएगा, पानी मुफ्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ आप लिखेंगे, देखिए शब्दों का चयन देखिए, टू सम एक्सटेंट यानी कुछ हद तक।